नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आहार जाल एवं कचरा प्रबंधन। उससे पहले हम पिछली कक्षा का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली कक्षा में हमने पाठ 13 शुरू किया था जिसका नाम था हमारा पर्यावरण, और कुल ये 5 अंक का पाठ था। कितने अंक का पाठ था? 5 अंक का पाठ था। इस पाठ में से कुल 5 अंक के प्रश्न आने संभावित है। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले पर्यावरण के बारे में पढ़ा कि पर्यावरण क्या होता है, अर्थात हमारे चारों तरफ का वातावरण जहां जिसमें जैव घटक और अजैव घटक दोनों सम्मिलित होते हैं, पर्यावरण कहलाता है। साथ ही हमने बताया कि किसी क्षेत्र विशेष में यदि हम जैव घटक और अजैव घटकों की बात करें तो कोई क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैव घटक और अजैव घटकों को से किसका निर्माण होता है? एक पारितंत्र का निर्माण होता है। और पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो प्राकृतिक पारितंत्र होता है, दूसरा कृत्रिम पारितंत्र होता है। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? तो देखिए, ऐसा पारितंत्र जिसमें प्रकृति स्वयं अपने अपने अनुसार किसी क्षेत्र का निर्माण करती है, जैसे कि वन हो गए, जंगल हो गए, तालाब हो गया, नदियां हो गई, झीलें हो गई, या फिर महासागर या सागर हो गए। तो ये सभी प्रकृति द्वारा निर्मित पारितंत्र होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक पारितंत्र की संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार से यदि कृत्रिम पारितंत्र की बात करें तो ये सभी मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं, जिनमें हम उदाहरण ले सकते हैं बाग बगीचे, उद्यान, या फिर चिड़ियाघर हो गए। और इसके अलावा आप फिश एक्वेरियम की बात कर सकते हैं, जो फिश टैंक अपन बनाते हैं, मछली घर जिसे हम बोलते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? कृत्रिम पारितंत्र की संज्ञा दी जाती है इनको, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। फिर हमने बात की कि जो जैव घटक और अजैव घटक है ये क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे जितने भी सजीव है प्रकृति में, जितने भी सजीव पाए जाते हैं, सबके सब क्या कहलाते हैं? जैव घटक कहलाते हैं। जबकि जो भौतिक कारक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अजैव घटक कहलाते हैं। जैव घटकों में हमने बात की थी कि जो जैव घटक होते हैं वे जैसे कि पशु हो गए, पक्षी हो गए, इसके अलावा मनुष्य हो गया, और छोटे मोटे कीट पतंगे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? जैव घटक कहलाते हैं। जबकि अजैव घटक में हम बात करें तो ताप हो गया, मृदा हो गया, मिट्टी, वर्षा, ठीक है, जल, वायु, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी अजैव घटकों में सम्मिलित होते हैं। फिर आगे हमने बात की थी कि हमने जैव घटकों को भी 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? उत्पादक और उपभोक्ता। तो उत्पादक क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अपने लिए और दूसरों के लिए भी अपना भोजन बनाते हैं, मतलब भोजन संबंधी उत्पादों का निर्माण करते हैं और स्वयं अपना भोजन भी निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। इसके अंदर केवल पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल ही हम शामिल करते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्मित करते हैं या भोजन या भोजन से संबंधित उत्पाद उत्पादित करते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी उपभोक्ता की। तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों द्वारा जो सामग्री होती है, उत्पादित सामग्री होती है, उस खाद्य सामग्री का उपयोग भोजन के रूप में यदि करते हैं तो ऐसे जीवों को हम उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता को हम अलग अलग श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में हम बात करेंगे शाकाहारी जीवों की। कैसे जीवों की? शाकाहारी जीव। इसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता में हम छोटे मांसाहारी जीवों को लेंगे, और तृतीयक उपभोक्ता में हम बड़े मांसाहारी जीवों को सम्मिलित करते हैं। फिर इसके पश्चात हमने बताया कि जो जैव घटक होते हैं, जैव घटकों को हमने जो पोषी स्तर है उसके आधार पर हमने इनको 4 पोषी स्तरों में विभाजित किया। जो प्रथम पोषी स्तर है उसके अंदर हमने उत्पादकों को रखा, द्वितीय पोषी स्तर में हमने प्राथमिक उपभोक्ता को रखा, तृतीय पोषी स्तर में हमने द्वितीय उपभोक्ता को रखा, और चतुर्थ पोषी स्तर में हमने तृतीय उपभोक्ता को रखा या मांसाहारी जीवों को रखा। साथ ही इसके पश्चात हमने आहार श्रृंखला के बारे में बात की कि जीवों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जाए जिसमें ये पता चले कि कौन सा जीव किसको अपना भोजन बना रहा है। तो इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला पढ़ने के पश्चात आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आहार जाल एवं कचरा प्रबंधन। तो आहार जाल क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतलब जो भी आहार श्रृंखलाएं हम जैसे बात कर रहे थे पिछली कक्षा में कि जो आहार श्रृंखलाएं सीधी सतत आहार श्रृंखलाओं की बात कर रहे थे, ऐसी आहार श्रृंखला संभव नहीं है
क्योंकि प्रकृति में जितने भी जीव है वे कहीं न कहीं एक दूसरे पर भोजन के रूप में निर्भर करते हैं। किसी एक ही भोजन को एक से अधिक जीव अपना भोजन बनाते हैं। तो इसी प्रकार से आहार श्रृंखलाएं वो सतत और सीधी न होकर कैसी होती है, शाखान्वित होती है। कैसी होती है? शाखान्वित। तो जो शाखान्वित शाखाएं होती है, उन शाखान्वित शाखाओं से एक जाल का निर्माण होता है जिसे हम आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय, एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। कैसे होते हैं? आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखला का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आहार जाल कहते हैं। और कैसी श्रृंखला बनाते हैं? शाखान्वित। कैसी शाखा बनाते हैं? शाखान्वित आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको आहार जाल कहते हैं। चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यदि हम जल की बात करें तो जल के अंदर जो जलीय पौधे होते हैं उनका भक्षण कौन करता है? जलीय कीट करते हैं, जैसे कि जो मतलब बिच्छू, केकड़े वगैरह। इसके अलावा इनका जो भोजन के रूप में सेवन कौन करता है? मछलियां। मछलियों को कौन का सेवन कौन करता है? बगुले। और बगुलों का सेवन कौन करता है? बाघ। बाघ सबसे बड़ा मांसाहारी जीव माना जाता है। शेर, बाघ, चीता जो भी है ये सबसे बड़े मांसाहारी जीव माने जाते हैं, जो सभी प्रकार के छोटे मांसाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं और इनका भक्षण करते हैं। फिर देखिए कि घास के मैदानों की बात करें तो इसके अंदर भी देखिए चींटियां हो गई या फिर बड़ी घास हो गई, ये छोटी घास का क्या करती है? भक्षण करती है। और बड़ी घास को मेंढक अपना भोजन बनाते हैं और इनका भक्षण करते हैं। और मेंढक का भक्षण कौन करता है? बगुला। और इधर से सांप। और सांप का भक्षण कौन कर रहा है? देखिए बाज। इधर से चींटियों का भक्षण कौन कर रहा है? चिड़िया। चिड़िया का भक्षण कौन कर रहा है? सांप। और सांप का कौन कर रहा है? बाज। आगे हम बात करें बाज या गिद्ध। आगे हम बात करें तो देखिए घास को चूहे भी अपना भोजन बनाते हैं, इनका भक्षण करते हैं। और चूहों को अपना भोजन बिल्लियां बनाती है। और इधर आगे देखिए चूहों को अपना भोजन चील भी बना रही है, चील या बाज ही बना रहा है। और इधर चूहों को अपना भोजन जो सांप है वो भी बना रहे हैं। साथ में देखिए झाड़ी वाले जो पौधे होते हैं इनको अपना भोजन खरगोश बनाते हैं, खरगोश को अपना भोजन भेड़िए बनाते हैं, लोमड़ी या भेड़िए बनाते हैं। जबकि इधर चूहे भी इसको अपना भोजन बनाते हैं। और झाड़ियों को भोजन बनाने के लिए देखिए हिरण भी झाड़ियों को अपना भोजन बनाती है, बकरियां भी बनाती है। और हिरण को भेड़िया अपना शिकार करता है, और जो बकरी होती है उसको भेड़िए भी अपना भोजन बनाते हैं। और इन सबको भोजन कौन बना रहा है? बाघ। मतलब बाघ एक ऐसा प्राणी है जो सभी छोटे मोटे जो मांसाहारी जीव है, जो शाकाहारी और मांसाहारी जीव है, उन सभी को अपना भोजन बना रहा है, इसलिए बाघ को सबसे शीर्षस्थ रखा गया है। परंतु मनुष्य इनसे भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली, बुद्धिशील और बुद्धिशील के साथ साथ कैसा प्राणी होता है? बुद्धिशील होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी है। इसलिए मनुष्य को यहाँ पर सबसे शीर्षस्थ रखा गया है। और उस आधार पर देखिए जैव आवर्धन की परिभाषा दी गई है कि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है? शीर्षस्थ प्राणी होता है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब मनुष्य जो आहार श्रृंखला है उसमें सबसे शीर्षस्थ प्राणी माना जाता है, अर्थात सर्वाहारी माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाहारी माना जाता है, जो शाकाहारी भोजन भी करता है और मांसाहारी भोजन भी करता है। इसलिए जो मनुष्य है उसके अंदर सभी प्रकार के रसायनों का संचयन हो जाता है। इस कारण से मनुष्य के इस संचयन के कारण ही क्या कहते हैं उसे, इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। आगे चलते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप। मतलब मनुष्य द्वारा कई ऐसे कृत्य किए जाते हैं, ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं जो पर्यावरण को अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो देखिए ऐसे कई क्रियाकलाप है जो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और उसको लाभ भी पहुंचा रहे हैं। परंतु मनुष्य द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप 95% पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, क्षति ही पहुंचा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम सामने आते जा रहे हैं। जैसा कि 2019-20 में कोविड-19 अर्थात कोरोना की जो बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी, उस महामारी को हम पर्यावरण के से छेड़छाड़ का ही एक परिणाम मान सकते हैं, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और महामारी इतनी भयंकर तरीके से फैली थी कि कब्रिस्तानों में और शमशानों में जगह नहीं मिली, लाशों को दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिली, इतनी खतरनाक बीमारी फैली थी। तो देखिए ये सारे जो परिणाम है ये पर्यावरण से छेड़छाड़ करने के या पर्यावरण
को नुकसान पहुंचाने के ही दुष्परिणाम हैं। और इसी में हम बात करें कि हमारे पर्यावरण के ऊपर एक गैसीय परत होती है, उस गैसीय परत का नाम है ओजोन परत। ये जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। यदि नुकसान पहुंचता है तो सूर्य से कई प्रकार की ऐसी प्रकाश किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कई प्रकार की स्किन बीमारियां, जो त्वचा संबंधी रोग है या फिर जो कैंसर जैसे रोग है वो अधिक मात्रा में बढ़ेंगे। और हम देख रहे हैं कि आज हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी या फिर हार्ट अटैक संबंधी बीमारियां हो रही है। कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इनका ये जो बीमारियां हैं इनका कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होने में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है। तो देखिए, हम ऐसे ही कोई क्रियाकलाप की बात करेंगे जिसमें हम ओजोन की बात करते हैं, क्योंकि ओजोन एक ऐसी परत है जो हमें बहुत ज्यादा मतलब ऊपर से सुरक्षा प्रदान कर रही है, परंतु इसी को ज्यादा खतरा हो रहा है, हमारे क्रियाकलापों से इसी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम इसके अंदर ओजोन परत की बात करते हैं कि ओजोन परत क्या होती है। तो देखिए, ओजोन परत के बारे में लिखते हैं कि ओजोन O3 कैसा अणु होता है? O3। तो ओजोन O3 के अणु ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। कितने परमाणुओं से बनते हैं? 3 परमाणुओं से बनते हैं। जबकि सामान्य ऑक्सीजन  प्राय 2 परमाणुओं से बनते हैं। कितने परमाणुओं से बनते हैं? 2 परमाणुओं से बनते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं सामान्यतः देखिए, ओजोन O3 का एक अणु होता है। O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के परमाणु। कितने परमाणु? 3 ऑक्सीजन के परमाणु। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से O3 का निर्माण होता है, अर्थात ओजोन का निर्माण होता है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन है उसमें कितने अणु पाए जाते हैं? 2 परमाणु पाए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो हम लिखेंगे सामान्यतः ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2
अणुओं से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। क्या बनती है? ओजोन बनती है। देखिए कैसे बनती है। तो इसके लिए इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि जो O2 है, O2 में यदि पराबैंगनी किरणें, कैसी किरणें? पराबैंगनी विकिरण यदि O2 में पराबैंगनी विकिरण या फिर कहें यूवी अल्ट्रावायलेट रेज यदि इसमें प्रवाहित होती है तो ये O+O अर्थात 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का अन्य अणु इन विभक्त ऑक्सीजन के अणु परमाणुओं से संयोग करता है। क्या करता है? संयोग करता है। और किसका निर्माण करता है? O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ओजोन का निर्माण यहां से करता है। तो देखिए O2 अर्थात पराबैंगनी विकिरण, जो इससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन में पराबैंगनी विकिरण प्रवाहित होते हैं सूर्य की प्रकाश किरणों से, तो ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो अलग अलग विभक्त हो जाते हैं और फिर उन पृथक परमाणुओं से ऑक्सीजन फिर से क्या करता है? संयोग करता है और क्या बनाता है? O3 का निर्माण करता है। और उस O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन। अब यहाँ पर समस्या यह आती है कि ओजोन जो परत बन रही है, गैसों का एक आवरण होती है, इस गैसों के आवरण का क्षय किस प्रकार से हो रहा है? ऐसा क्या हम क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे ओजोन का क्षय हो रहा है? तो हम यहाँ टॉपिक डालते हैं ओजोन क्षय। क्या टॉपिक डालते हैं? ओजोन क्षय। और ओजोन क्षय में फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? ओजोन क्षय में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1980 से। कब से? 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा ओजोन की मात्रा 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई है। देखिए 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई है। और ये तीव्रता से गिरावट क्यों आई है? क्योंकि सन 1980 के पश्चात से हमारे मतलब जो विश्व जगत है उसके अंदर एक नई गैस का निर्माण हुआ जिसका नाम था CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका सामान्य नाम है फ्रीऑन गैस। कौन सी गैस? फ्रीऑन गैस। कहाँ इस्तेमाल होती है? आप सब जानते हो कि जो भी रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशनर है या फिर जो भी मतलब इस वायु क्षेत्रित जो भंडार गृह है, उन सभी के अंदर फ्रीऑन गैस प्रवाहित होती है जिसके कारण से शीतलता आती है। तो ये जो फ्रीऑन गैस है, यदि ये पर्यावरण में खुली रख दी जाए तो ये हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है और किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन को। ओजोन को क्या नुकसान पहुंचाती है कि ओजोन के अणुओं में जो इस कार्बन और क्लोरीन और फ्लोरीन के जो अणु है, वे ओजोन में जो ऑक्सीजन के अणु है उनके मध्य में जाकर स्थापित हो जाते हैं और उनमें एक बड़ा होल हो जाता है जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार से ओजोन क्षय हो रहा है। इस ओजोन क्षय को कम करने का सिर्फ एक ही उपाय है, फ्रीऑन का कम से कम उपयोग किया जाए या फिर रेफ्रिजरेटर जो है वो फ्रीऑन मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाए जाए। दूसरा इसका एक और हम ओजोन क्षय का कारण लिखते हैं। देखिए क्या होता है, जिसका मुख्य कारण, यहाँ पर कमेंट लिखता हूं मैं, ये जो गिरावट आई है इसका मुख्य कारण क्या है? तो जिसका मुख्य कारण
जिसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC माना गया है, किसको माना गया है? CFC को माना गया है, जिसे फ्रियोन गैस भी कहते हैं। ये ओजोन की बात हो गई है, ओजोन से किस प्रकार से होता है। आगे हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कचरा प्रबंधन। क्या नाम है? कचरा प्रबंधन। तो अपना अगला टॉपिक यही रहने वाला है, कचरा प्रबंधन। देखिए, यदि हम बात करें तो ये जो अपशिष्ट है, मतलब जो भी अपशिष्ट अलग अलग घरेलू कार्यों में या फिर और भी कहीं से उद्योग धंधों में जो भी अपशिष्ट निकल रहा है, ये अपशिष्ट भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा चिंतनीय विषय है, पर्यावरण के लिए काफी चिंतनीय विषय है। कई महानगर ऐसे हैं जहाँ का जो कूड़ा करकट या फिर जो डंप यार्ड है, वहां की स्थिति देखिए आप, बड़े बड़े नदी नाले उसमें बिल्कुल भर चुके हैं। जो इसमें भस्मीकरण की जो तकनीक अपनाई गई है या फिर जो भंडारण की जो तकनीक अपनाई गई है, उसके अनुसार देखा जाए तो ये जो डंप यार्ड है, वहां की स्थिति देखना आप, चारों तरफ कचरा ही कचरा आपको मिलेगा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रदूषण इतना हो जाएगा, साथ ही मिट्टी वहां की जो अनउपजाऊ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मनुष्य के लिए सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है, तो वो है कचरा प्रबंधन, कि कचरा प्रबंधन को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। और देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो तीव्रता आई है, इसमें वृद्धि में कचरे में जो तीव्रता आई है, वो तीव्रता किसके कारण से आई है? ज्यादातर पॉलिथीन या प्लास्टिक के उपयोग से इसमें सर्वाधिक तीव्रता आई है। तो इसका सबसे मतलब जो उपाय है, सबसे बेस्ट जो उपाय माना जाए तो कचरा प्रबंधन का उपाय मैं तो ये मानता हूं कि पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल न के बराबर हो जाए। पॉलिथीन का उपयोग होना ही नहीं चाहिए। पॉलिथीन हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। कारण क्या है कि इसको यदि जलाते हैं तो इससे वायु प्रदूषण होता है। यदि हम पॉलिथीन को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इससे विषैली गैसों का निर्माण होता है। साथ ही इसको यदि हम मिट्टी में दबाते हैं तो ये कई सालों तक गलती नहीं है, और मिट्टी जिस जगह पे इसको दबाएंगे उस जगह की मिट्टी बिल्कुल अनउपजाऊ हो जाएगी, मतलब ये उपजाऊ पर नष्ट कर देती है। साथ ही अगर ऐसे छोड़ते हैं तो ये, मतलब आप जानते हो कि किसी महानगरों में अगर मान लो पॉलिथीन का अगर हम ऐसे ही कहीं डाल दें खुले में, तो ये हवा के साथ में उड़ती है, उस महानगर की जो सुंदरता है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो मतलब हर प्रकार से पॉलिथीन का उपयोग हमारे लिए बहुत ही बड़ा चिंतनीय विषय है। तो यहाँ पर जो पॉलिथीन का उपयोग है, इसको हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब हम यहाँ पर कचरा प्रबंधन की ही बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि कचरा प्रबंधन अर्थात होता कैसे है, कि इसके लिए जो अपशिष्ट है, उन अपशिष्टों में हम किस प्रकार के पदार्थों को शामिल करते हैं। तो टॉपिक डालते हैं अपशिष्ट, कि अपशिष्ट क्या होते हैं। अपशिष्टों की बात करें तो देखिए, अपशिष्ट क्या होते हैं, उसको लिखते हैं, किसी प्रक्रम के बाद किसी प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब यहाँ पर कोई भी कार्य ले सकते हैं हम, कोई सा भी। प्रक्रम का अर्थ होता है जैसे घरेलू कार्य हो गया, या फिर उद्योग धंधे हो गया, कृषि हो गया, या और भी कोई ऐसे कई अस्पताल हो गया, इनमें जो भी प्रक्रम, ये सब के सब क्या है? प्रक्रम है। मतलब इन प्रक्रम में जो भी अवांछित पदार्थ बचते हैं, जो भी अपशिष्ट बचते हैं, जो मतलब अवांछित पदार्थ बचते हैं जिनको हम काम में नहीं ले सकते, वे सभी क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। तो किसी प्रक्रम के बाद किसी प्रक्रम के बाद बनने वाले
किसी प्रक्रम के बाद बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। अब अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, अपशिष्टों की यदि बात करें कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु यदि हम अपघटन क्रियाओं के आधार पर देखें तो अपशिष्टों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात भी हम अपशिष्टों में अपघटन की करेंगे कि यदि इनका अपघटन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात करेंगे? अपशिष्टों का प्रकार अपघटन के आधार पर। तो देखिए, हम लिखते हैं अपशिष्टों के प्रकार। अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट के प्रकारों की बात करें कि अपशिष्ट के प्रकार क्या होते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे कि अपघटन क्रियाओं के आधार पर कौन सी क्रियाएं? अपघटन क्रियाओं के आधार पर अपघटन क्रियाओं के आधार पर अपशिष्ट या अपशिष्टों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय। दो भाग होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरणीय और दूसरा अजैव निम्नीकरणीय। अब अपघटन के क्रियाओं के आधार पर कर रहे हैं बात, तो जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है ऐसे अपशिष्ट जो जैव घटकों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैव अपघटित जो अपघटक होते हैं, जैसे इसमें बात करें दीमक हो गया, या फिर जो भी मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु है, जो मतलब जो मलमूत्र या जो कूड़ा करकट होता है उसका क्या कर दे? अपघटन कर दे। तो जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? जैव अपघटन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। तो हम सबसे पहले टॉपिक डालते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। एक नंबर डालते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। बात करते हैं कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ऐसे अपशिष्ट जो जैव अपघटकों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, अपघटित हो पाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। उसके अंदर जितने भी घरेलू का जो कचरा है वो सभी इसके अंदर आते हैं, जैसे कि सब्जियों के जो छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, डंठल होते हैं, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारक बोल दो या जैविक अपघटक बोल दो, जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन
हो जाता है। देखिए, वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो लिखेंगे जैसे, और जैसे में हम बात करेंगे किसकी? तो देखिए, जैसे में हम बात करते हैं, क्या क्या हो जाएगा? घरेलू जैविक कचरा, इसके अंदर जैविक घरेलू कचरा, इसके अलावा कृषि अपशिष्ट, के अलावा चिकित्सकीय अपशिष्ट, आदि, ये सभी के सभी इस श्रेणी के अंदर सम्मिलित है। बात करेंगे अब आगे अजैव निम्नीकरणीय। तो लिखते हैं, टॉपिक डालते हैं 2 नंबर, और 2 नंबर डाल के हम क्या लिखेंगे? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी भी? तो वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं प्लास्टिक को, पॉलीथीन को, कांच, धातु के टुकड़े, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। तो देखिए, वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। देखिए, वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें, तो जैसे के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं? तो यहां पर लेंगे प्लास्टिक, क्या लेंगे? प्लास्टिक के अलावा पॉलीथीन,
पॉलीथीन के अलावा कांच, पॉलीथीन के अलावा कांच, धातु के टुकड़े, धातु के टुकड़े आदि। देखिए अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं? वे अपशिष्ट जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, धातु के टुकड़े आदि, ये सब के सब क्या होते हैं? जैविक कारकों द्वारा जो अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए इनको अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है। अब समस्या यह आती है कि हमने जो अपशिष्ट थे उनको प्रकारों में तो बांट दिया, परंतु इन अपशिष्टों का स्रोत क्या क्या है कि कहां से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो हम टॉपिक डालते हैं अपशिष्ट के स्रोत। अपशिष्ट के स्रोत, अपशिष्ट के स्रोत, और उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे घरेलू स्रोत, मतलब घरेलू कचरा जो है वो कचरा क्या क्या प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे घरेलू स्रोत। अब देखिए घरों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में लिखते हैं कि जो घरेलू अपशिष्ट है उन घरेलू अपशिष्ट में हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे घरों में, ये तो आप सब भी जानते हो कि घरों में से कचरा किस प्रकार से निकलता है, तो हम लिखेंगे घरों में प्रतिदिन धूल मिट्टी के अलावा कागज, गत्ते के अलावा कपड़ा, कपड़े के अलावा प्लास्टिक, प्लास्टिक के अलावा लकड़ी, लकड़ी के अलावा धातु के टुकड़े, इसके अलावा फलों व सब्जियों के छिलके, आदि। ऐसे कई अपशिष्ट है जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? घरेलू स्रोतों से प्राप्त होते हैं। घरेलू स्रोतों के बाद में दूसरा स्रोत हम क्या पढ़ेंगे? नगर पालिका। तो दूसरा पढ़ेंगे नगर पालिका स्रोत। नगर पालिका स्रोत, देखिए नगर पालिका स्रोत में क्या क्या पढ़ते हैं अपन? तो नगर पालिका स्रोत में हम देखते हैं जो कूड़ा करकट, जो मल मूत्र वगैरह जानवरों का होता है, इसके अलावा जो मृत जानवर होते हैं, सड़कों पर कई जानवर जो आवारा पशु होते हैं वो मर जाते हैं, तो वे भी एक तरह से अपशिष्ट के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा मकानों को तोड़ने से जो मलबा निकलता है उस मलबे को भी हम नगर पालिका अपशिष्ट में ही शामिल करते हैं। तो हम लिखते हैं इसके अंतर्गत घरेलू अपशिष्ट के अलावा मल मूत्र बाजारों व सड़कों से एकत्रित गंदगी
एकत्रित गंदगी मृत जानवरों के अवशेष मकानों को तोड़ने से निकले पदार्थ आदि। ये कौन से स्रोत के अपशिष्ट है? ये सब के सब नगर पालिका स्रोत के अपशिष्ट है। नगर पालिका के पश्चात हम बात करें कि उद्योग, तीसरे नंबर पे बात करते हैं उद्योग एवं खनन कार्य। उद्योग एवं खनन कार्यों की बात करें तो देखिए क्या क्या होंगे। तो उद्योग एवं खनन कार्यों के अंदर जो अपशिष्ट निकलते हैं, उन यदि अपशिष्टों की हम बात करें तो वे अपशिष्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, तो वे अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, जहरीले रसायन हो सकते हैं, इसके अलावा कई ऐसे धातु के टुकड़े हो सकते हैं। तो देखिए उनके बारे में लिखते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में अपशिष्ट यदि कहीं से निकलता है तो कहां से निकलता है? उद्योगों से। तो हम लिखेंगे सर्वाधिक मात्रा में अपशिष्ट उद्योगों से ही फेंका जाता है। किससे फेंका जाता है? उद्योगों से। सबसे ज्यादा अपशिष्ट यदि कहीं से निकलता है तो कहां से निकलता है? उद्योगों से। क्यों? क्योंकि जब पहली बात तो यह है कि जितने भी उद्योग धंधे कारखाने वगैरह होते हैं वो नदी नालों के आसपास बनाए जाते हैं, तो उनका जो दूषित पानी होता है, रसायन युक्त पानी होता है, वो नदी नालों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी दूषित होता है और साथ में जो नदियों के जो जलीय जो विविधता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही हम देखते हैं कि ये कई ऐसे रसायन भी छोड़ते हैं जो वहां के आसपास के वातावरण को या पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, जिससे कई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो हम लिखते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में अपशिष्ट उद्योगों से ही फेंका जाता है, जिनमें रासायनिक पदार्थ सबसे मुख्य है, जिनमें रासायनिक पदार्थ धातु के टुकड़े विषैले पदार्थ तेलीय पदार्थ आदि कहां से निकलते हैं? उद्योगों से। एक लास्ट स्रोत बच रहा है कृषि एवं चिकित्सा। तो देखिए 4 नंबर पे हम लिखते हैं कृषि स्रोत। और कृषि से तो आपको पता है कि क्या निकलेंगे? ज्यादा से ज्यादा फसल के जो सूखे डंठल है, घास फूस है, वही बस अपशिष्ट होता है जो जैविक कारकों द्वारा भी अपघटित कर लिए जाते हैं। तो कृषि अपशिष्ट में ज्यादा पर्यावरण को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, परंतु कई बार कृषि में कई ऐसे रसायन दिए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को भी नष्ट करते हैं। तो ऐसे जो अपशिष्ट होते हैं वो जो मिट्टी है उसकी उर्वरता के लिए काफी हानिकारक साबित होते हैं। तो अब इसके अंदर लिखते हैं कृषि के दौरान
कृषि के दौरान बचा हुआ भूसा, घास फूस पत्तियां, घास फूस पत्तियां, घास फूस पत्तियां, डंठल डंठल आदि जो फसल के अवशिष्ट है यही कृषि से प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं चिकित्सा स्रोत, कि चिकित्सा से किस प्रकार से हमें अपशिष्ट जो प्राप्त होते हैं। तो चिकित्सा की बात करें तो देखिए चिकित्सा में तो क्या मिलेंगे, सिरिंज मिलेगी, इंजेक्शन मिलेंगे, खाली बोतलें मिलेगी, इसके अलावा कई जो ऐसे मतलब एक्सपायरी जो दवाइयां होती है वो मिलेगी, या इसके अलावा जो कई ऐसे जो मांस के टुकड़े वगैरह होते हैं ये मिलेंगे, रुई मिलेगी, पट्टियां मिलेगी। तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो जैविक कारकों द्वारा अपघटित हो जाते हैं और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो अपघटित नहीं हो पाते हैं, जिनको हम अलग अलग तकनीकों द्वारा या विधियों द्वारा उनका प्रबंधन करना पड़ता है। आगे हम उनके प्रबंधनों के बारे में ही बात करेंगे। पहले हम अपशिष्टों का जो स्रोत है उनकी बात कर लें, और इसके लास्ट स्रोत है इसको देखते हैं। तो अस्पतालों से निकले अपशिष्ट में क्या क्या आता है, देखिए अस्पतालों से निकले अपशिष्ट में कांच, प्लास्टिक, की बोतलें, इसके अलावा ट्यूब जो आती है ना, ड्रिप ट्यूब, सिरिंज, मांस के टुकड़े, रक्त आदि। ये सभी के सभी अपशिष्ट हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ये सभी के सभी अपशिष्ट हमें चिकित्सा स्रोतों से प्राप्त होते हैं। आगे हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन की। तो कचरा प्रबंधन के स्रोतों की बात हम करेंगे कि कचरा प्रबंधन के जो तकनीक है, विधियां हैं, वे कौन कौन सी है, तो उन तरीकों की बात करते हैं। तो देखिए जो अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके हैं उन तरीकों में हम लिखते हैं कचरा प्रबंधन के तरीके, और इन तरीकों में हम जिन तरीकों की बात करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला यदि हम कोई तरीका काम में लेते हैं तो वो होता है भूमि भराव। क्या होता है, भूमि भराव, अर्थात कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो काफी निचले भाग में स्थित होते हैं। तो ऐसे निचले क्षेत्रों में हम यदि कचरा वहां पर भर के उसको बिल्कुल मिट्टी जो पृथ्वी या धरती है उस धरती के बराबर कर दें, तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। वो जो निचला स्थान है वो निचला स्थान हमें कचरा प्रबंधन के लिए काम में ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि कई देश ऐसे होते हैं जिनके पास में भूमि बहुत ही कम मात्रा में है, तो ऐसे क्षेत्रों में तो वहां पर भूमि भराव करना संभव ही नहीं है। तो वहां पर भस्मीकरण की प्रक्रिया ज्यादा काम में ली जाती है। कौन सी, भस्मीकरण, मतलब वहां पर जो भी अपशिष्ट या कचरा उत्पन्न होता है उसका डायरेक्ट भस्मीकरण किया जाता है, या तो समुद्रों में छोड़ा जाता है या फिर उनको जलाकर उन्हें भस्म किया जाता है। तो देखिए भूमि भराव के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं भूमि भराव गैर उपयोगी खानों। देखिए भूमि भराव
कहाँ किया जाएगा? या तो कोई जो गहरे नाले हैं जो सूख गए हैं, बिल्कुल उनमें पानी प्रवाह नहीं हो रहा है, या ऐसे स्थान देखेंगे, या ऐसे खनन का क्षेत्र देखेंगे जहां पर गहरी खाने हैं और वे खाने उपयोग में नहीं आ रही है, मतलब वहां से खनन कार्य नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो क्षेत्र है उनको हम भूमि भराव के लिए उपयुक्त मानते हैं। तो हम लिखते हैं भूमि भराव गैर उपयोग की खानों, गैर उपयोग की खानों, खनन रिक्तियों आदि क्षेत्रों में किया जाता है, आदि क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए जो भी जो निचले स्थान होते हैं, जैसे भूमि भराव के लिए हम जो खाने उपयोग में नहीं आ रही है उनको हम इसके अंदर उपयोग में ले सकते हैं। जो खनन रिक्तियां हैं जहां पर खनन तो हो गया है परंतु अब वो जगह खाली पड़ी है, तो ऐसे स्थान पर हम जो ये डंप यार्ड है, जो भूमि भराव वाला जो तकनीक है, इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरा तरीका है भस्मीकरण। तो अपशिष्ट का जो प्रबंधन करने का दूसरा तरीका क्या है? भस्मीकरण, अर्थात जलाकर या फिर उन्हें जल में डालकर उसे भस्म कर दिया जाता है। तो देखिए निष्पादन की इस विधि में अपशिष्ट को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो देखेंगे इस विधि में अपशिष्ट को जलाया जाता है। इस विधि में अपशिष्ट को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जिससे क्या होता है? जो अपशिष्ट होते हैं वो भाप में, राख में, या फिर जो भी है मतलब ताप, गैस आदि में बदल जाते हैं। तीसरी जो तकनीक है वो क्या है? भस्मीकरण के पश्चात में देखिए तीसरी तकनीक है पुनः चक्रण, अर्थात हम पदार्थों को पुनः उपयोग करके या पुनः चक्रण करके भी हम जो कचरा प्रबंधन है उसको तरीके के काम में ले सकते हैं। कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उनका उपयोग कर सकते हैं, तो उस विधि से भी हम कचरे प्रबंधन को काफी अधिक मात्रा में रोक सकते हैं। तो पुनः चक्रण में हम क्या लिखेंगे? देखिए पुनः चक्रण की यदि हम बात करें तो पुनः चक्रण में क्या होता है कि कई ऐसे जो कचरा संबंधी जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं को हम दोबारा काम में ले सकते हैं। तो देखिए रोजाना काम आने वाली वस्तुओं को बार बार उपयोग करना ही पुनः चक्रण कहलाता है। जैसे मान लो जो पानी की बोतलें हैं उनको हम गुलदस्ता बना के या फिर ऐसे कोई उसकी कटाई करके या फिर उनको कई प्रकार के ऐसे सजावटी सामानों में बदल सकते हैं, जिससे हमारे जो मतलब जो कचरा है वो भी कम होगा और उसके अलावा हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ेगी। साथ में हम कई ऐसे गोबर है, मलमूत्र है, जानवरों का जो मलमूत्र है उनको हम कंपोस्ट खाद के रूप में भी बदल सकते हैं। तो ऐसे कई उपाय कर सकते हैं जो पुनः चक्रण के काम में आते हैं। इसके अलावा आपने
RRR, ये नियम तो आपने पढ़ा ही होगा, ट्रिपल आर नियम। इसमें आर का मतलब होता है रिसाइकल अर्थात पुनः उपयोग, पुनः चक्रण करना। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना, और रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना। तो ये ट्रिपल आर जो फॉर्मूला है ये भी आपको पता रहना चाहिए कि इन तीन, ये जो 6 तरीके हो गए, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनः चक्रण और ट्रिपल आर, इनके द्वारा हम जो कचरा प्रबंधन है इनको बिल्कुल कम कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन कर सकते हैं और कचरे को कम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका पाठ 13 जिसका नाम था हमारा पर्यावरण यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आगे हम कुछ नए पाठों के साथ में आएंगे। तो यहाँ से देखिए आपका जो 13वां पाठ है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। आपका द स्मार्ट स्टडी जयपुर में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।